नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज में हम चैप्टर 17 द सवाना और सूडान क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। तो आज हम एक ऐसे क्लाइमेट की दुनिया में चल रहे हैं जो हमेशा एक किनारे पर जीता है। मतलब एक तरफ घना उमस भरा जंगल और दूसरी तरफ सूखा तपता हुआ रेगिस्तान, और इन दोनों के बीच फंसा है सवाना। जीसी लियोंग इसे ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, मतलब एक तरह का बॉर्डर इलाका। ये सुनने में ही काफी दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, ये ट्रांजिशनल या बॉर्डर वाला आइडिया ही सवारा को समझने की चाबी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे शहर खत्म होता है और गांव शुरू होता है, तो बीच में एक इलाका आता है जहां ऊंची इमारतें भी दिखती हैं और हरे भरे खेत भी। सवाना बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा। यहाँ ना तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स की तरह साल भर घनघोर बारिश होती है और ना ही रेगिस्तान की तरह साल भर सूखा रहता है। यहाँ प्रकृति के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं, एक गीला मौसम और एक सूखा मौसम। और इसी वजह से वहाँ की हर चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों या इंसान भी। हाँ, इंसान भी इसी ड्युअलिटी के साथ जीना सीखते हैं। और किताब बताती है कि इसका नाम सूडान क्लाइमेट इसलिए पड़ा क्योंकि अफ्रीका की सूडान में ये गीले और सूखे मौसम का फर्क सबसे ज्यादा साफ नजर आता है। अगर हम सोर्स में दिए गए मैप फिगर 128 को देखें तो ये बेल्ट ट्रॉपिक्स के बीच लगभग 5 से 15 डिग्री लैटिट्यूड पर अफ्रीका में वेस्ट अफ्रीकन सूडान से लेकर ईस्ट अफ्रीका और फिर साउदर्न अफ्रीका तक फैला हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, साउथ अमेरिका में भी इसके दो बड़े इलाके हैं। हाँ, लानोस और कैंपोस। जी, और ओरिनोको नदी के बेसिन में घास के मैदान, जिन्हें लानोस कहते हैं, और ब्राजीलियन हाईलैंड्स में, जिन्हें कैंपोस कहा जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मॉनसून बेल्ट के ठीक दक्षिण में ये क्लाइमेट मिलता है। तो इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइड है, लेकिन इन सभी जगहों की कहानी एक ही है, बारिश और सूखे के बीच का संघर्ष। चलिए इसी संघर्ष की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ के मौसम का सबसे खास पहलू है इसकी बारिश, जो बहुत ही नाटकीय ढंग से आती जाती है। किताब में नाइजीरिया के कानू शहर का उदाहरण दिया है। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से यहाँ बारिश का मौसम मई से सितंबर के बीच होता है। और वो भी क्या मौसम होता है। कानो का जो क्लाइमेट चार्ट है फिगर 129A, वो ये कहानी बहुत अच्छे से बताता है। साल की कुल बारिश है करीब 34 इंच, जो सुनने में ठीक ठाक लगती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पूरी की पूरी बारिश सिर्फ 4-5 महीनों में हो जाती है। जून, जुलाई, अगस्त में तो घंघोर बारिश होती है। मैंने चार्ट में देखा, अगस्त में तो 12 इंच से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। और बाकी के 7-8 महीने बिल्कुल सूखे। जनवरी, फरवरी, दिसंबर में बारिश प्रैक्टिकली शून्य है। मतलब या तो बाढ़ जैसे हालात या फिर सूखे जैसे, बीच का कोई रास्ता नहीं। वाओ, ये तो ऑल और नथिंग वाला मामला है। और ये बारिश भी हर जगह एक जैसी नहीं होती है ना। बिल्कुल नहीं। सोर्स में बताया है कि कोस्ट पर, जैसे गाम्बिया के बैथुलेस्त में 48 इंच बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ रेगिस्तान की ओर जाते हैं, सूडान के खार्तूम में ये सिर्फ 5 इंच रह जाती है। 48 इंच से सीधा 5 इंच, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। हाँ, मतलब लैंडस्केप कितनी तेजी से बदलता होगा ना। ये एक क्लासिक पैटर्न है। इसे कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट भी कह सकते हैं। मतलब समंदर से नमी से भरे बादल उठे, कोस्ट पर उन्होंने खूब पानी बरसाया और महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग खाली हो गए। इसीलिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ या रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, रेनी सीजन की लंबाई और बारिश की मात्रा दोनों घटती जाती हैं। और सादर्न हेमिस्फीयर में यही पैटर्न बस महीनों के हिसाब से उल्टा हो जाता है। साल्सबरी, रोडीजिया, मतलब आज का जिम्बाब्वे, उसका चार्ट देखें तो वहां बारिश का मौसम अक्टूबर से मार्च तक है। जी, जो वहां की गर्मियां हैं। कुल बारिश लगभग कानो जितनी ही, 32 इंच। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अच्छी बारिश है, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त जो वहां की सर्दियां हैं वो बिल्कुल सूखे हैं। यहाँ एक और क्रूशल पॉइंट है जिस पर किताब जोर देती है, रेनफॉल रिलायबिलिटी, या यूं कहें कि बारिश का भरोसेमंद ना होना। मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत ज्यादा। किसी साल अच्छी बारिश हो जाती है तो किसी साल सूखा भी पड़ सकता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस रीजन की एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है? मेरा मतलब है, अगर कोई किसान है और उसे पता ही नहीं कि इस साल बारिश होगी या नहीं, तो वो खेती कैसे करेगा?
बहुत अच्छा सवाल है। और इसी चैलेंज ने वहाँ की ह्यूमन एडेप्टेशन को शेप किया है। यही वजह है कि सवाना के कई इलाकों में लोग पारंपरिक रूप से सेटल्ड फार्मर्स के बजाय पैस्टोरलिस्ट्स यानी चरवाहे रहे हैं। जैसे अफ्रीका की मसाई जनजाति? बिल्कुल, वो अपने मवेशियों के झुंड के साथ पानी और चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। ये एक सीधी सी अडेप्टेशन है। जहाँ खेती होती भी है, वहाँ लोग बाजरा मतलब मिलेट्स और ज्वार सोगम जैसी फसलें उगाते हैं जो कम पानी में भी उग सकती हैं। लेकिन एक खराब मॉनसून पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है, जो यहाँ की एक कड़वी सच्चाई है। ये बारिश का पैटर्न तो वाकई फैसिनेट्स करता है, लेकिन इस तरह के ड्रास्टिक बदलावों का तापमान पर भी तो जबरदस्त असर पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कौन सा? आमतौर पर हम सोचते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जून जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि सूरज सीधे सिर पर होता है। हाँ, सही बात है। लेकिन कानो के चार्ट को ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा तापमान जून में नहीं बल्कि अप्रैल में है, 89 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बारिश शुरू होने से ठीक पहले। अरे हाँ, ये तो उल्टा है। ऐसा क्यों? बारिश के मौसम में तो और उमस और गर्मी होनी चाहिए। यही तो आहा मोमेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के मौसम में यानी जून जुलाई अगस्त में आसमान में घने बादल छाए रहते हैं। अच्छा जी, जीसी लियोंग के शब्दों में कहें तो ये बादल एक छाते की तरह काम करते हैं। सूरज की डायरेक्ट हीट को जमीन तक नहीं पहुंचने देते, जिससे तापमान थोड़ा कम हो जाता है। तो बारिश एक तरह से राहत लेकर आती है, तापमान गिरा देती है। बिल्कुल। आप चार्ट में देख सकते हैं कि बारिश के महीनों में तापमान गिरकर 83 डिग्री फ़ारेनहाइट और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है। तो सबसे ज्यादा गर्मी तब होती है जब आसमान बिल्कुल साफ हो, जो कि ठीक बारिश से पहले का समय होता है। और सेल्सबरी में भी यही पैटर्न दिखता है। अक्टूबर में सबसे ज्यादा गर्मी है। जी, जो वहां बारिश शुरू होने से ठीक पहले का महीना है। लेकिन किताब में एक और चीज का जिक्र है, डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दिन और रात के तापमान में भारी अंतर। जी, और ये इस क्लाइमेट की एक और बड़ी पहचान है, खासकर सूखे मौसम में। दिन में साफ आसमान की वजह से सूरज जमीन को खूब गर्म करता है। सोर्स बताता है कि दिन का तापमान आसानी से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 38 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लेकिन रात में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वही साफ आसमान जिसने कोई बादल नहीं है, एक खिड़की की तरह काम करता है और जमीन की सारी गर्मी को तेजी से वापस स्पेस में रेडिएट कर देता है। जैसे किसी ने आपके ऊपर से कंबल हटा दिया हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। नतीजा, दिन बहुत गर्म और रातें काफी ठंडी हो जाती हैं। एक मिनट, सोर्स में नाइट फ्रॉस्ट का भी जिक्र है। क्या ये सच है? मतलब हम ट्रॉपिक्स के पास एक गर्म इलाके की बात कर रहे हैं और वहां पाला पड़ सकता है? हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे पर ये सच है। खासकर सूखे मौसम में जब आप इक्वेटर से थोड़ा दूर होते हैं तो रात का तापमान गिरकर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और कभी-कभी पाला भी पड़ जाता है। ये कुछ भारत के रेगिस्तानी इलाकों जैसा है, जैसे राजस्थान में। बिल्कुल, जहाँ दिन में जला देने वाली गर्मी और रात में कंपकपा देने वाली ठंड होती है। यही एक्सट्रीम डायर्नल रेंज इस क्लाइमेट का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कानो का एनुअल टेम्परेचर रेंज सिर्फ 17 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो बताता है कि साल भर के एवरेज टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं, पर एक ही दिन में बहुत फर्क आ जाता है। ये तो किसी भी ट्रैवलर के लिए एक पीएच की तरह है। आप गर्मी के हिसाब से कपड़े पैक करते हैं और रात में ठंड से कांपते रहते हैं। बिल्कुल, ये एक क्लासिक टूरिस्ट मिस्टेक है। अब हवाओं की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं। यहाँ की प्रिवेलिंग विंड्स हैं ट्रेड विंड्स। जब ये समंदर के ऊपर से गुजरकर कोस्ट पर पहुंचती हैं तो बारिश लाती हैं, लेकिन महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों या पश्चिमी तटों तक पहुंचते पहुंचते काफी सूखी हो जाती हैं। और इसी सूखी हवा का वेस्ट अफ्रीका में एक बहुत ही अनोखा रूप देखने को मिलता है, हार्मेटन। हाँ, हार्मेटन। किताब में इसे ड्राई डस्ट लेडन विंड कहा गया है और इसका एक लोकल नाम भी है, द डॉक्टर। ये नाम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक हवा का नाम डॉक्टर क्यों हो सकता है? द डॉक्टर नाम के पीछे एक बहुत दिलचस्प वजह है। इसे समझने के लिए हमें गिनी कोस्ट के मौसम को महसूस करना होगा। वो इलाका इक्वेटोरियल बेल्ट के पास है, इसलिए वहाँ साल भर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और चिपचिपी गर्मी होती है। मतलब पसीना सूखता ही नहीं होगा। सहारा रेगिस्तान से इस इलाके की तरफ चलती है तो ये अपने साथ रेगिस्तान का सूखापन लेकर आती है।
सोर्स कहता है कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से भी कम होती है। तो ये सूखी हवा वहां की नमी को सोख लेती है? एग्जैक्टली ये हवा एक जायंट स्पंज की तरह काम करती है। ये हवा में मौजूद नमी को सोख लेती है, जिससे इवेपोरेशन तेज होता है, शरीर से पसीना जल्दी सूखता है और लोगों को उस चिपचिपी गर्मी से तुरंत राहत मिलती है। अच्छा, एक कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। जी, इसीलिए स्थानीय लोग इसे प्यार से द डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि ये उन्हें उस असहनीय उमस से इलाज करती है। वाह, ये तो कमाल का लोकल इंसाइट है। एक नाम से ही पूरे मौसम का हाल पता चल गया। लेकिन मुझे शक है कि इस डॉक्टर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। आपका शक बिल्कुल सही है। ये द डॉक्टर एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इंसानों को राहत देने के साथ साथ ये अपने साथ भारी मात्रा में धूल और रेत लेकर आती है। मतलब डस्ट स्टॉर्म्स जैसा कुछ? हाँ, ये इतनी सूखी होती है कि फसलों से सारी नमी खींच लेती है और उन्हें बर्बाद कर देती है। साथ ही ये अपने साथ इतनी धूल उड़ाकर लाती है कि आसमान में एक मोटी धुंध, एक हेस छा जाती है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और किताब के अनुसार कभी-कभी तो नदियों में नेविगेशन तक मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो एक तरफ आराम, दूसरी तरफ नुकसान। अब मुझे समझ आ रहा है कि इस क्लाइमेट को ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं। हर चीज में एक ड्यूअल नेचर है, बारिश और सूखा, दिन की गर्मी और रात की ठंड, और अब ये हवा जो डॉक्टर भी है और दुश्मन भी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस तरह के माहौल में पेड़ पौधे कैसे सर्वाइव करते होंगे? यहाँ घने जंगल तो नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की वेजिटेशन भी इसी ड्यूअलिटी को दर्शाती है। सवाना का लैंडस्केप पार्कलैंड जैसा होता है, यानी दूर दूर तक फैली ऊंची घास और बीच बीच में कुछ पेड़, जैसे किसी पार्क में हो। अच्छा। यहाँ की घास ट्रॉपिकल जंगलों की तरह नहीं, बल्कि काफी ऊंची और मोटी होती है, जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, जो बारिश के मौसम में 15 फीट तक ऊंची हो सकती है। ये तेजी से उगती है और सूखे मौसम में सूखकर पीली पड़ जाती है, जैसे भूसा। और पेड़ों का क्या? वो इस लंबे सूखे मौसम को कैसे झेलते हैं? यहाँ के पेड़ ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं। वो डेसिडुअस होते हैं, यानी सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो, जैसे अकेशिया और बायोबाब के पेड़। इनकी छाल मोटी होती है, जो इन्हें सूखे और आग से बचाती है। जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो जमीन के अंदर से पानी खींचती हैं। और आग का भी जिक्र है किताब में। हाँ, एक और जरूरी फैक्टर है आग। सूखे मौसम में सूखी घास की वजह से यहाँ आग बहुत लगती है, जो छोटे पौधों को जला देती है और बड़े पेड़ों को पनपने नहीं देती। यही आग घास के मैदानों को बनाए रखने में मदद करती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही लैंडस्केप है जैसा हम द लायन किंग या नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। बिल्कुल। दूर तक फैला पीला घास का मैदान, एक अकेला अकेशिया का पेड़ और डूबता हुआ सूरज। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इसीलिए सवाना को बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। ये घास के मैदान हर्बीवोर्स, यानी घास खाने वाले जानवरों के लिए जन्नत है। ज़ेब्रा, हिरन, जिराफ, हाथी। हाँ, इन सब के विशाल झुंड यहाँ मिलते हैं। और जहाँ इतने सारे हर्बीवोर होंगे, वहाँ उन्हें खाने वाले कार्निवोर, यानी मांसाहारी जानवर भी होंगे, जैसे शेर, चीता, तेंदुए। इन सभी जानवरों की जिंदगी बारिश के साइकिल से बंधी होती है। तो कुल मिलाकर सवाना की कहानी इसके ट्रांजिशनल होने की ही कहानी है। ये एक ऐसी दुनिया है जो दो एक्सट्रीम्स के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। सही बात है। चाहे वो बारिश हो, तापमान हो, हवा हो, पेड़ पौधे हों, जानवर हों या फिर इंसान, यहाँ हर कोई इसी उतार चढ़ाव का आदी हो चुका है। ये एक कठोर लेकिन आकर्षक दुनिया है। बिल्कुल, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेता है। सवाना सिर्फ एक क्लाइमेट टाइप नहीं है, ये एडेप्टेशन और सर्वाइवल की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन ये एक बहुत नाजुक इकोसिस्टम भी है, खासकर क्लाइमेट चेंज के इस दौर में, जहां बारिश का पैटर्न और भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, जो इस पूरे रीजन के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन पर चर्चा करेंगे। जब भी कोई सवाना कहता है तो हम सबके दिमाग में एक ही सीन आता है ना? बिल्कुल। दूर तक फैली पीली हरी घास, बीच में एक अकेला सा पेड़, शायद कुछ जिराफ भी। हाँ, वो क्लासिक इमेज। इसे अक्सर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का लेबल दे दिया जाता है, लेकिन जो सोर्सेज हमने देखे हैं वो बताते हैं कि ये कहानी का
सिर्फ आधा हिस्सा है। बिल्कुल सही। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड शब्द सुनते ही लगता है कि बस घास का एक अंतहीन समंदर होगा। हाँ, जैसे कोई बड़ा सा मैदान। एग्जैक्टली। लेकिन सवाना की असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ घास तो है, लेकिन पेड़ भी हमेशा मौजूद होते हैं। वो घने जंगल की तरह नहीं होते, बल्कि बिखरे हुए। अच्छा। इसीलिए पार्कलैंड या फिर साउथ अफ्रीका में एक शब्द यूज होता है बुशवेल्ड, वो इसकी ज्यादा सही तस्वीर दिखाते हैं। पार्कलैंड, हाँ, ये शब्द एकदम सही बैठता है, जैसे किसी बड़े पार्क में घूम रहे हो। बिल्कुल। तो चलिए इस जंगली पार्क के दो सबसे अहम किरदारों यानी यहाँ के पेड़ों और घास की दुनिया में उतरते हैं। ये पेड़ आखिर दिखते कैसे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ये उस माहौल में सरवाइव कैसे करते हैं। देखिए, इन पेड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीधा साधा है। जहाँ पानी वहाँ जीवन। इक्वेटर के पास जहाँ बारिश ज्यादा होती है या नदियों के किनारे, वहाँ ये पेड़ ज्यादा ऊंचे और घने होते हैं, एक मिनी फॉरेस्ट जैसा बना देते हैं। और जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, कम बारिश वाले इलाकों की तरफ, तो इन पेड़ों का कद भी छोटा होने लगता है और वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, अक्सर झुंड में, जिन्हें क्लम्प्स कहते हैं, या फिर बिल्कुल अकेले। तो इस पानी की कमी से लड़ने का इनका तरीका क्या है? मुझे याद है सोर्सेस में एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी का जिक्र था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कुछ वैसा ही करते हैं जैसा हमारे यहाँ पतझड़ में होता है। एग्जैक्टली। यहाँ के ज्यादातर पेड़ डेसिडुअस होते हैं, यानी पतझड़ी। जैसे ही सूखा और ठंडा मौसम शुरू होता है, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे बबूल का पेड़, एकेशिया। बिल्कुल। इसका साइंस बहुत सिंपल है। पत्तियों से ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। तो जब पानी की कमी हो तो ये पत्तियां एक बोझ बन जाती हैं। मतलब एक तरह का खर्चा है ये। हाँ, पानी का खर्चा। तो पेड़ अपनी पत्तियां गिराकर पानी के इस नुकसान को लगभग शून्य कर देते हैं। ये कमाल का वाटर मैनेजमेंट है। कमाल का है। जैसे हम गर्मियों में पानी बचाने के लिए कम नहाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन कुछ पेड़ तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो सिर्फ खर्चा कम नहीं करते, बल्कि पानी की सेविंग्स भी करते हैं। हाँ, और वो सवाना के असली सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि बाओबाब और बॉटल ट्री। इनके तो नाम ही बड़े मजेदार हैं। इनके नाम ही इनकी खासियत बता देते हैं। इनके तने आम पेड़ों की तरह पतले नहीं, बल्कि बहुत चौड़े, मोटे और फूले हुए होते हैं। ये बेसिकली इनके पर्सनल वाटर टैंक्स हैं। अच्छा। जब बारिश होती है तो ये अपने स्पंज जैसे तनों में हजारों लीटर पानी जमा कर लेते हैं और फिर पूरे सूखे मौसम में उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाह, मतलब इनके पास अपना खुद का बोरवेल या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। आप कह सकते हैं प्रकृति की इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है ये। और इनकी बनावट भी। सोर्सेज में लिखा था कि ये सख्त, गांठदार, मतलब नाल्ड और कांटेदार होते हैं। बिल्कुल, ये कोई नाजुक पेड़ नहीं होते। इनकी छाल मोटे और सख्त होती है, जो इन्हें जानवरों से और कभी-कभी आग से भी बचाती है। कांटे तो हैं ही प्रोटेक्शन के लिए। और कुछ से तो गोंद भी निकलता है ना, जैसे गम अरेबिक। हाँ, गम अरेबिक एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो बबूल की कुछ प्रजातियों से निकलता है और आज भी उसे आइसक्रीम से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक्स तक में इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह। तो ये पेड़ सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहे, बल्कि इंसानों के लिए भी उपयोगी हैं। और इनके आकार के बारे में भी एक दिलचस्प बात थी। कई पेड़ छाते की तरह अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि पेड़ों के आकार का भी कोई खास मकसद हो सकता है। उसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है। सवाना के खुले मैदानों में हवा बहुत तेज चलती है, तो एक छाते जैसा आकार बहुत एरोडायनेमिक होता है। हवा उसके ऊपर और नीचे से आसानी से निकल जाती है और पेड़ पर दबाव कम पड़ता है। ये तो छोटे छोटे सर्वाइवल हैक्स हैं जो इन्होंने लाखों सालों में सीखे हैं। बिल्कुल, हर चीज का, हर डिजाइन का एक गहरा मतलब है। लेकिन इस मुश्किल माहौल में हर कोई नहीं टिक पाता होगा। जैसे ताड़ के पेड़, पाम्स। नहीं, ताड़ के पेड़ सूखा बिल्कुल नहीं झेल सकते। उन्हें लगातार नमी चाहिए। इसलिए वो सवाना में सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां पानी की कोई कमी नहीं है, जैसे किसी नदी का किनारा। तो वो मेन खिलाड़ी नहीं है ऐसे इकोसिस्टम के? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की असली रौनक तो बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। जब महीनों के सूखे के बाद पहली बारिश होती है, तो ये सूखे और बेजान दिखने वाले पेड़ मानो जिंदा हो उठते हैं। अच्छा। उन पर नई हरी पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं और पूरा लैंडस्केप कुछ ही दिनों में बदल जाता है। पेड़ों की ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी तो वाकई कमाल की है। लेकिन सवाना को ग्रासलैंड भी कहते हैं। तो अब घास पर आते हैं। जाहिर है ये हमारे लॉन वाली नरम मुलायम घास तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। अगर आप सवाना की घास पर पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं
तो भूल जाइए। ये घास लंबी और बहुत मोटी यानी टॉल एंड कोर्स होती है। कितनी ऊंची हो सकती है ये? इसकी ऊंचाई आमतौर पर 6 से 12 फीट तक हो सकती है। अरे बाप रे, मतलब एक औसत इंसान तो पूरा छिप जाएगा इसमें। बिल्कुल। और इसकी एक खास किस्म है एलिफेंट ग्रास, जो 15 फीट तक ऊंची हो सकती है। 15 फीट? मतलब अगर मैं वहां घूमने जाऊं तो रास्ता भटक सकता हूं। बिल्कुल, किसी भूल भुलैया से कम नहीं। तो ये घास सूखे मौसम में कैसे बचती है? क्या ये पूरी तरह मर जाती है और फिर नए बीज से उगती है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ये घास मरती नहीं, बस सो जाते हैं। सो जाती है? हाँ, ये घने गुच्छों में कॉम्पैक्ट टफ्ट्स में उगती है। बारिश के मौसम में ये हरी भरी दिखती है, लेकिन जैसे ही सूखा मौसम शुरू होता है, इसका ऊपरी हिस्सा पीला पड़कर सूख जाता है। लेकिन जड़ें जिंदा रहती हैं? जड़ें जिंदा रहती हैं, हाँ। वो डोरमेंट हो जाती है, मतलब एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, अपनी सारी एनर्जी बचाकर। और जैसे ही अगली बारिश होती है, ये फिर से हरी हो जाती है? बिल्कुल जैसे किसी गहरी नींद से जाग गई हो। तो ये एक तरह का नेचुरल रीसेट बटन है। तो कुल मिलाकर सवाना एक ऐसा डायनामिक लैंडस्केप है जहां पेड़ पानी बचाने के एक्सपर्ट हैं और घास इंतजार करने की माहिर है। सही कहा आपने। लेकिन ये कहानी वहां खत्म नहीं होती होगी जहां सवाना खत्म होता है। जैसे जैसे हम और सूखे इलाकों की तरफ, मतलब रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, ये लैंडस्केप भी बदलता होगा। हाँ, ये एक बहुत ही क्रमिक बदलाव है, एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन। कोई ऐसी दीवार नहीं है कि यहाँ सवाना खत्म और वहाँ रेगिस्तान शुरू। जैसे जैसे बारिश कम होती जाती है, वनस्पति पर उसका असर दिखता है। बिल्कुल, लंबी घास की जगह छोटी और सूखी घास ले लेती है। पेड़ों का कद और छोटा हो जाता है और उनकी जगह कांटेदार झाड़ियां, थॉर्नी स्क्रब ले लेती हैं। तो ये स्क्रब लैंड एक तरह का इकोलॉजिकल बॉर्डर है। आप इसे बिल्कुल एक ट्रांजिशन जोन कह सकते। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के स्क्रब लैंड को पहचानने के लिए कुछ खास नाम है, जैसे मैली, मुल्गा और स्पिनिफेक्स ग्रास। अच्छा, ये क्या है? मैली असल में यूकेलिप्टस की एक बौनी प्रजाति है जो झाड़ी की तरह उगती है। मुल्गा भी एक सख्त झाड़ी है और स्पिनिफेक्स ग्रास तो अपनी नुकीले सुई जैसे पत्तों के लिए जानी जाती है, जो पानी का नुकसान कम से कम होने देते हैं। तो ये पौधे सवाना के पौधों से भी ज्यादा सूखा झेलने के लिए बने हैं। हाँ, ये सवाना से तपते रेगिस्तान के बीच का एक बफर जोन है। तो आज हमने देखा कि सवाना की वनस्पति सिर्फ घास और पेड़ों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक जटिल और अविश्वसनीय रूप से अनुकूलित सिस्टम है। बिल्कुल। अगर आप इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो सवाना की कहानी सिर्फ घास और पेड़ों की नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की है। पानी की अर्थव्यवस्था। पानी की अर्थव्यवस्था? ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हर पौधा यहाँ एक स्मार्ट निवेशक की तरह है, जो बारिश के मौसम में पानी रूपी दौलत कमाता है और सूखे के कई महीनों तक उसे बेहद किफायत से खर्च करता है। कोई अपनी पत्तियां गिराकर अपना खर्चा कम कर देता है, तो कोई अपने तने के बैंक में पानी जमा कर लेता है। और घास? घास अपनी सारी गतिविधियां रोककर डॉर्मेंसी में चली जाती है, मानो उसने अपना पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया हो, जिसे वो अगली बारिश आने पर ही तोड़ेगी। ये प्रकृति का सबसे पुराना वाटर मैनेजमेंट लेसन है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये पौधे बिना किसी दिमाग के इतने जटिल आर्थिक फैसले कैसे ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरा इकोसिस्टम बारिश और सूखे के एक नाजुक चक्र पे टिका है। यहाँ का हर पौधा इसी चक्र के हिसाब से खुद को ढाल चुका है, जो प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सवाना के एनिमल लाइफ यानी कि वहाँ की जानवरों की दुनिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जब भी हम सवाना का नाम सुनते हैं तो दिमाग में वो फिल्मों वाले सीन आते हैं ना? बिल्कुल। दूर दूर तक फैली पीली हरी घास, कहीं कहीं कुछ पेड़ और कोई शेर या चीता शिकार के पीछे भाग रहा है। हमारे सोर्स इसे बिग गेम कंट्री कहते हैं और ये नाम एकदम सही बैठता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी और मौत का खेल मतलब हर पल चलता रहता है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स बताते हैं कि सिनेमा में हम जो एनिमल फिल्में देखते हैं उनमें से कई असल में यहीं सवाना में ही शूट की जाती हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नेचुरल फिल्म सेट भी है। लेकिन यहाँ एक दुखद हकीकत भी है। वो क्या? कि हर साल हजारों जानवरों को या तो मार दिया जाता है या फिर जिंदा पकड़ लिया जाता है। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। उन्हें उनकी खाल, सींग, दांत, इन सब चीजों के लिए शिकार किया जाता है।
या फिर कुछ को जिंदा पकड़कर जू या लैबोरेटरीज में भेज दिया जाता है। तो इस पूरी चर्चा में हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ ये जानवरों का स्वर्ग है और दूसरी तरफ इंसानी दखलंदाजी का शिकार। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सोर्स के मुताबिक यहाँ जानवरों के 2 मुख्य ग्रुप्स हैं। हाँ, 2 मुख्य ग्रुप्स। तो सवाना में जानवरों की 2 मेन टीमें हैं। एक टीम है घास फूस खाने वालों की, जिन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। राइट। और दूसरी टीम है मांस खाने वालों की, यानी कार्निवोरस जानवर। ये बिल्कुल हमारे कॉलेज ग्रुप्स जैसा है, एक वेज कैंटीन वाली टीम और दूसरी नॉन वेज वाली। अच्छा, एनोलॉजी है। और इन दोनों टीमों के बीच एक लगातार कश्मकश चलती रहती है। हर्बीवोरस जानवर हमेशा चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई शिकारी घात लगाए बैठा हो सकता है। उन्हें जिंदा रहने के लिए हमेशा हरे भरे चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और भागने की रफ्तार इनकी सबसे बड़ी ताकत है। सोर्स कहता है कि इन्हें जबरदस्त स्पीड मिली हुई है ताकि ये खूंखार शिकारियों से बचकर भाग सकें। हाँ, और इस ग्रुप में कौन कौन आता है? ज़ेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, हिरन, गजेल, हाथी और ओकापी भी। ये सब घास और पत्तियां खाकर गुजारा करते हैं। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत मजेदार बात लिखी है इनके कैमोफ्लाज के बारे में। अच्छा? कि इनमें से कई जानवर वेल कैमोफ्लाज्ड होते हैं, मतलब वो लंबी हरी भूरी घास में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें देख पाना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे घर में कोई चीज रखकर भूल जाओ और वो बैकग्राउंड में ऐसी मिल जाए कि घंटों ढूंढते रहो। बिल्कुल, ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हर जानवर के पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे जिराफ को ही लीजिए। हाँ। उसकी लंबी गर्दन सिर्फ ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए नहीं है, उसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। वो एक तरह का वॉच टावर बन जाती है ना? एग्जैक्टली। वो एक वॉच टावर है। इतनी ऊंचाई से वो दूर से ही अपने दुश्मनों को, किसी शेर को घास में छिपते हुए देख सकता है। और सबको अलर्ट कर देता होगा। हाँ, पूरे झुंड को। और हाथी का तो क्या कहना। उसका तो विशाल शरीर और ताकत ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सही बात है। बहुत कम जानवर उसे भिड़ने की हिम्मत करते हैं और उसके पास डिफेंस के लिए सूंड और दांत टस्क भी हैं। वो सवाना का बाहुबली है एक तरह से। कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरी टीम पर, कार्निवोरस। शिकारियों पर। इस लिस्ट में तो बड़े बड़े नाम हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, पैंथर, जगुआर, सियार, लिंक्स, प्यूमा, ये सब। इन सब की एक ही खासियत है, इनके मजबूत जबड़े और दांत। हाँ, और इनके पास भी अपना कैमोफ्लाज का तरीका है। सोर्स बताता है कि इनके शरीर का जो हल्का पीला भूरा रंग है और उस पर धारियां या धब्बे, हाँ, वो सवाना के सूखे बैकग्राउंड के साथ पूरी तरह से मैच करते हैं। तो वो भी छिप जाते हैं। बिल्कुल। ये चुपचाप किसी छायादार जगह, पेड़ की डाल पर या लंबी झाड़ियों के बीच छिप जाते हैं। और फिर अचानक हमला करते हैं। सोर्स कहता है कि शिकारी और जो शिकार है, दोनों ही इस धोखे में आकर अनजाने में पकड़े जाते हैं। ये तो गली क्रिकेट जैसा हो गया, जहां फील्डर गाड़ी के पीछे छिपकर कैच पकड़ लेता है और बैट्समैन को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो अब तक हमने सूखी जमीन की बात की, लेकिन सवाना सिर्फ सूखी घास का मैदान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नदियां और दलदली झीलें भी हैं और वहाँ एक अलग ही दुनिया बसती है। एक अलग इकोसिस्टम। हाँ, रेप्टाइल्स और मैमल्स की ढेरों प्रजातियां हैं वहाँ। जैसे कि मगरमच्छ, एलिगेटर, मॉनिटर लिजर्ड और विशाल छिपकलियां। साथ ही बड़े जानवर जैसे गैंडा राइनोसेरस और दरियाई घोड़ा भी वहीं मिलते हैं। हिपोपोटामस। हाँ, ये सच में एक एनिमल पैराडाइज है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ कई तरह के पक्षी, सांप, तितलियां, पतंगे और कीड़े मकोड़े भी हैं। पूरा इकोसिस्टम एक साथ काम कर रहा है। और इसी एनिमल पैराडाइज पर इंसान का साया भी है, जैसे हमने शुरू में बात की थी। जानवरों का अंधाधुंध शिकार एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और इसी समस्या से निपटने के लिए सोर्स बताता है कि पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के कई हिस्सों में नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। नेशनल पार्क्स? हाँ, इनका मकसद जानवरों की हत्या को नियंत्रित करना है। ये एक बहुत जरूरी कदम है ताकि जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उन्हें बचाया जा सके। और इसमें केन्या का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, केन्या का, जहां सवाना के बीचों बीच बड़े बड़े होटल्स और व्यूइंग टावर्स बनाए गए हैं टूरिस्टों के लिए। हाँ, टूरिस्टों को जानवरों को उनके नेचुरल माहौल में दिखाने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी है। तो ये एक तरह से टूरिज्म के जरिए संरक्षण को बढ़ावा देना है। एग्जैक्टली।
सोर्स इसे जानवरों के जीवन को बचाने की दिशा में एक प्रोग्रेसिव स्टेप कहता है। और इसे प्रोत्साहित करने की बात करता है। हाँ, क्योंकि जब लोग जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में देखते हैं तो शायद उनके प्रति ज्यादा सम्मान और संरक्षण की भावना पैदा होती है। तो सवाना की ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही जटिल भी है। एक तरफ शिकारी और शिकार का एक नेचुरल बैलेंस है और दूसरी तरफ इंसानी गतिविधियों से पैदा हुआ खतरा और उसे बचाने की कोशिशें भी हैं। हाँ, जब हम इन नेशनल पार्क्स और टूरिज्म मॉडल के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या विकास और संरक्षण हमेशा साथ साथ चल सकते हैं? क्या जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना ही उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, या ये भी एक तरह का दखल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सवाना में इंसानी जीवन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में ले जाते हैं और वहां रहने वाली दो मुख्य जनजातियों की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, और दोनों बहुत अलग हैं। बहुत अलग। एक तरफ हैं पूर्वी अफ्रीकी पठार के मसाई लोग जो कैटल पेस्टोरलिस्ट्स हैं, यानी जिनका पूरा जीवन मवेशियों के इर्द गिर्द घूमता है। और दूसरी तरफ हैं उत्तरी नाइजीरिया के हौसा जो सेटल कल्टिवेटर्स हैं। हाँ। मतलब बसे हुए किसान जो जमीन पर खेती करते हैं। इस चर्चा में हम मसाई लोगों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, क्योंकि उनकी जीवन शैली, उनके विश्वास और आज की दुनिया से उनका टकराव वाकई में सोचने पे मजबूर कर देता है। बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। एक ही जैसा ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, सवाना, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के दो बिल्कुल अलग फलसफे। हाँ, एक जमीन में जड़ें जमा रहा है और दूसरा जमीन पर चल रहा है। और मसाई लोगों की कहानी हमें दिखाती है कि विकास या प्रगति का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। तो चले मसाई लोगों से ही शुरू करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये पूर्वी अफ्रीका के सेंट्रल हाईलैंड्स यानी केन्या, तंजानिया और युगांडा के ऊंचे पठारी इलाकों में घूमने वाली एक नोमैडिक जनजाति है। नोमैडिक, हाँ। 19वीं सदी के मध्य में जब ये अपने चरम पर थे, इनकी आबादी महज 50,000 के आसपास थी। ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा छोटा लगता है ना, लेकिन इसे पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। कैसे? देखिए, 50,000 लोग एक बहुत बहुत बड़े इलाके को कंट्रोल करते थे। उनकी ताकत उनकी संख्या में नहीं थी। अच्छा। बल्कि उनकी मोबिलिटी और उनके मवेशियों पर उनके कंट्रोल में थी। हाँ, लेकिन आज वो तस्वीर काफी बदल गई है। पिछले 100-150 सालों में लगातार कबायली लड़ाइयां, फिर बीमारियां, महामारियां और प्राकृतिक मौतें, इन सब ने मिलकर उनकी संख्या को बहुत कम कर दिया है। काफी कम। आज वे मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया के लगभग 15,000 वर्ग मील के एक मसाई रिजर्व तक ही सीमित हो गए। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया सिकुड़ गई है। और ये सिकुड़ना सिर्फ आबादी का नहीं है, ये उनकी जमीन का भी है। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ओके। What's fascinating here is the historical context. उनके जो पारंपरिक चरागाह थे, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वो केन्याई हाईलैंड्स के सबसे उपजाऊ, सबसे बेहतरीन इलाके थे। वो जमीनें अब उनके पास नहीं है। वो कहाँ चले गई? इतनी जरूरी जमीन कोई कैसे छोड़ देता है? छोड़ी नहीं, उनसे एक तरह से ले ली गई। ले ली गई? हाँ, पहले इमिग्रेंट व्हाइट सेटलर्स आए। उन्होंने उस जमीन की पोटेंशियल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्हें वहां घास नहीं बल्कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर की संभावना दिखी। तो उन्होंने वहां कॉफी, चाय, कपास के बड़े बड़े बागान लगा दिए, डेयरी फार्मिंग शुरू कर दी। राइट। और फिर जब देशों को आजादी मिली तब स्वतंत्रता के बाद अफ्रीकी किसानों ने उन जमीनों पर हक जमा लिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो मसाई लोगों को उनकी सबसे अच्छी जमीनों से हटाकर उन इलाकों में धकेल दिया गया जो कम उपजाऊ थे, जहां जीना ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल। ये तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की क्लासिक कहानी है। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और मॉडर्न डेवलपमेंट के बीच। जो जमीन मसाई लोगों के लिए उनके मवेशियों का पेट भरने का जरिया थी, उनकी जीवन का आधार थी, वही जमीन किसी और के लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स थी जिसे एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जा सकता था। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि मसाई आज सवाना के उन हिस्सों में रहते हैं जहां बारिश कम होती है, सूखा लंबा चलता है। उन्हें अपनी सदियों पुरानी जीवन शैली को कहीं ज्यादा कठोर परिस्थितियों में जीना पड़ रहा है। और इस पूरी जीवन शैली का, उनकी पूरी दुनिया का केंद्र एक ही चीज है, उनके मवेशी, उनके कैटल। हाँ। सोर्सेस के मुताबिक उनके पास लगभग 10 लाख मवेशी हैं और शायद उससे दोगुनी भेड़ बकरियां,
ये आंकड़ा उनकी आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है। 10 लाख मवेशी, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। वाह। और ये कोई साधारण मवेशी नहीं है, ये ज़ेबू मवेशी हैं, ज़ेबू कैटल। अच्छा, क्या खासियत है इनकी? इनकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ होता है, हम्प, और लंबे खूबसूरत सींग होते हैं। आप कल्पना कीजिए, सवाना के खुले मैदानों में हजारों की तादाद में घूमते ये जानवर। ये सिर्फ जानवर नहीं, एक चलता फिरता साम्राज्य है। और सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मसाई लोग अपने मवेशियों के साथ बहुत सम्मान और स्नेह से पेश आते हैं। ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। बिल्कुल। ये रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली या जमीन से जुड़े होते हैं, ये उससे भी गहरा रिश्ता लगता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, वो इमोशनल कनेक्शन ही उनकी पूरे सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सिस्टम की नींव है। ओके। मसाई संस्कृति में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं है, वे धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। सिंबल्स ऑफ वेल्थ। जैसे हमारे समाज में किसी की अमीरी उसके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी या सोने से आंकी जाती है, बिल्कुल। उनके लिए वो पैमाना मवेशी हैं। तो इसका मतलब जिसके पास सबसे बड़ा झुंड वो सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार आदमी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बिल्कुल खिलाफ जाती है। वो क्या? उनके लिए मवेशियों की संख्या उनकी गुणवत्ता से ज्यादा मायने रखती है। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। एक मिनट। तो जिस व्यक्ति के पास 500 दुबली पतली शायद बीमार गायें हैं, वो उस आदमी से ज्यादा अमीर और सम्मानित माना जाएगा जिसके पास 100 एकदम सेहतमंद दूध देने वाली गायें हैं। ये तो समझ से बाहर है। मतलब अगर मैं मसाई समाज में होता और मेरे पास एक बहुत शानदार सेहतमंद गाय होती और मेरे पड़ोसी के पास 5 बीमार दुबली पतली गायें होती, तो भी वो मुझसे ज्यादा अमीर कहलाता। हाँ, बिल्कुल। और शायद आपकी शानदार गाय को देखकर उसे लगता कि आप अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको और गाय इकट्ठी करनी चाहिए थी। कमाल है। क्योंकि उनके लिए हर एक जानवर एक यूनिट ऑफ वेल्थ है, उसकी हेल्थ सेकेंडरी है। ये ब्राइड प्राइस वाली बात भी फैसिनेट करती है। मतलब हमारे यहाँ दहेज की प्रथा है, वहाँ इसका एक तरह से उल्टा है। हाँ। पत्नियों के भुगतान के लिए मवेशियों का इस्तेमाल होता है। क्या हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस लेन देन से समाज में महिलाओं की स्थिति पर क्या असर पड़ता है? क्या इसे एक सम्मान के तौर पर देखा जाता है या सिर्फ एक आर्थिक सौदा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्सेज के मुताबिक ये सिर्फ सौदा नहीं है, ये दो परिवारों के बीच एक गहरा रिश्ता बनाने का तरीका है। अच्छा, मवेशी देकर लड़की का परिवार यह दिखाता है कि वे लड़की की परवरिश और उसके महत्व की कद्र करते हैं। ये उस महिला की कीमत नहीं बल्कि उसके परिवार के सम्मान का प्रतीक है। ओके, आई सी। और विरासत भी इसी पर टिकी है। जब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है तो माँ अपने बेटों के बीच पशुधन का बंटवारा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मवेशी उनकी जिंदगी में सिर्फ दूध या मांस का सोर्स नहीं है, बल्कि उनका पूरा सामाजिक ताना बाना इसी पर बुना गया है। एग्जैक्टली। तो अगर मवेशी इतने कीमती हैं कि उन्हें विरासत में बांटा जाता है, शादियों में दिया जाता है, तो ये सवाल उठता है कि ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में खाते क्या हैं? जाहिर है अपने सबसे कीमती एसेट को तो नहीं खाते होंगे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। इतने मवेशी होने के बावजूद वे अपने जानवरों को भोजन या बिक्री के लिए कभी नहीं मारते, स्लॉटर नहीं करते। कभी नहीं। कभी नहीं। बीफ केवल तभी खाया जाता है जब कोई जानवर बुढ़ापे या बीमारी से स्वाभाविक रूप से मर जाए। और इन जानवरों का इस्तेमाल कभी भी भार ढोने वाले जानवरों के रूप में नहीं किया जाता। ड्राफ्ट एनिमल्स, मतलब खेत जोतने या सामान ढोने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। वो होल्ड ऑन, मतलब ना खाना, ना बेचना, ना काम में लेना। तो फिर 10 लाख जानवरों का मकसद क्या है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उन्हें पाला ही क्यों जाता है? केवल 2 चीजों के लिए। ओके। दूध और खून, मिल्क एंड ब्लड, यही उनकी मुख्य डाइट है। नहीं, हमें इस पर रुकना होगा। खून पीना, मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनने में बहुत एक्सट्रीम है। हमारे सोर्सेज इस बारे में क्या बताते हैं? ये कोई रस्म है या सच में उनके पोषण का एक मुख्य हिस्सा है? और क्या इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता? ये रस्म नहीं बल्कि उनके सर्वाइवल की एक बहुत ही इंजीनियस टेक्निक है। चलिए पहले दूध की बात करते हैं। ठीक है। दूध निकालने का काम महिलाएं करती हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम ढलने पर। लेकिन दूध की पैदावार हमारे यहाँ की गायों के मुकाबले बहुत कम होती है, एक बार में मुश्किल से 1 लीटर। अच्छा, बस 1 लीटर? हाँ। इस दूध को या तो ताज़ा पिया जाता है या फिर खट्टा करके,
दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अभी भी पनीर बनाना, चीज मेकिंग नहीं आता। और खून, उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक और सस्टेनेबल टेक्निक है। वे बैल और गाय दोनों का खून पीते हैं। जानवर को स्थायी नुकसान पहुंचाए बिना खून निकालने के लिए पहले उसकी गर्दन के चारों ओर एक चमड़े की रस्सी, एक लेदर कॉर्ड को कसकर बांध दिया जाता है। अच्छा, जैसे ब्लड टेस्ट के लिए हमारे हाथ पर पट्टी बांधते हैं ताकि नसें उभर आएं। बिल्कुल वैसा ही। जब नसें सूज जाती हैं तो एक खास तरह के तीर, स्पेशल एरोहेड, जो बहुत तेज नहीं होता, नस में एक छोटा सा छेद किया जाता है। ओके। इससे खून की एक धार निकलने लगती है जिसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर इस खून को या तो ताज़ा पिया जाता है या फिर जमने के बाद क्लॉटेड फॉर्म में खाया जाता है। छेद बहुत छोटा होता है और वो जल्दी भर जाता है। जानवर को कोई स्थायी नुकसान नहीं होता। कमाल है ये तो। मॉडर्न फाइनेंस के लिविंग ऑफ द इंटरेस्ट नॉट द प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट जैसा है। बिल्कुल। उनकी पूंजी या कैपिटल उनके मवेशी हैं और वे उस पूंजी को खर्च किए बिना सिर्फ उसके ब्याज यानी इंटरेस्ट, दूध और खून पर जी रहे हैं। अब बिल्कुल सही समझे। ये तो हजारों साल पुरानी सस्टेनेबल लिविंग की मिसाल है। सही बात है। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का कोर है। वे अपने रिसोर्स को जिंदा रखते हुए उससे पोषण हासिल कर रहे हैं और यही चीज उनके पूरे रहन सहन को शेप देती है। इसीलिए वो नोमैडिक है। हाँ, वे नोमैडिक क्यों हैं? क्योंकि वे हमेशा अपने झुंडों के लिए बेहतर चरागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं। एक जगह की घास खत्म हुई तो दूसरी जगह चल दिए। उनका मूवमेंट भी सिर्फ रैंडम नहीं होता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत स्ट्रेटेजिक होता है। वे पूर्वी अफ्रीकी पठार की निचली गर्म ढलानों से, जहां बारिश सिर्फ 20 इंच होती है और सूखा पड़ता है, मौसम के हिसाब से ऊपर ठंडे पठारी क्षेत्रों की ओर जाते हैं जहां बेहतर घास मिलती है, और उनके घर भी इसी लाइफस्टाइल के हिसाब से बने होते हैं। हाँ, सोर्सेज में जिक्र है कि वो टहनियों, झाड़ियों और मिट्टी से गोलाकार झोपड़ियां, सर्कुलर हट्स बनाते हैं, जिन्हें आसानी से बनाया और छोड़ा जा सकता है। राइट। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास देखिए। उनके अपने घर टेम्पररी हैं, लेकिन एक चीज परमानेंट और मजबूत बनाई जाती है, उनके मवेशियों का बाड़ा। अच्छा। रात में मवेशियों को एक खास घेरे, एक स्पेशल एनक्लोजर में रखा जाता है और जंगली जानवरों जैसे शेर और लकड़बग्घे से बचाने के लिए चारों तरफ एक बहुत मजबूत बाड़, एक स्ट्रॉन्ग फेंस लगाई जाती है। मतलब अपनी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी उनके धन की सुरक्षा है। बिल्कुल। उनकी पूरी बसावट का सेंटर पॉइंट उनके मवेशी ही होते हैं। और यहीं पर आकर आधुनिक दुनिया से उनका टकराव सबसे साफ नजर आता है। ये जो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाली मानसिकता है, हाँ, यही मॉडर्न इकोनॉमिक्स के साथ सबसे बड़ा क्लैश है। एग्जैक्टली। इसी सोच की वजह से वे स्वेच्छा से अपनी मवेशी बाजार में नहीं बेचते। क्यों? उनके लिए 500 गायें बेचना मतलब अपनी 500 यूनिट्स ऑफ वेल्थ को कम करना है, भले ही उन्हें उसके अच्छे पैसे मिल रहे हों। इसका नतीजा ये होता है कि पूर्वी अफ्रीका में उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही इतनी बड़ी जमीन का लाभकारी उपयोग, मतलब प्रॉफिटेबल यूज, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं हो पाता। सरकारें और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसे एक अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स के तौर पर देखते हैं। तो क्या इसे बदलने के लिए कोई कोशिशें हो रही हैं? कोई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कम लेकिन बेहतर जानवर रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? हाँ, कई दशकों से प्रयास हो रहे हैं उन्हें जानवरों की बेहतर देखभाल करने, उन्हें बिक्री के लिए पालने और सबसे जरूरी सिर्फ उतने ही जानवर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जितने उस चरागाह पर पल सकें। As the pasture can support. ओवरग्रेजिंग रोकने के लिए। हाँ। जरूरत से ज्यादा चराई एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल समस्या भी है। So what does this all mean? क्या इसका कोई असर हो रहा है? क्या वो बदल रहे हैं? सोर्सेज इसी दुविधा को हाईलाइट करते हैं। कुछ मसाई, खासकर युवा पीढ़ी जो बाहर पढ़कर या काम करके लौट रही है, वे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का इकोनॉमिक लॉजिक समझते हैं। अच्छा। वे छोटे स्वस्थ झुंड चाहते हैं जो बाजार में अच्छी कीमत दे सकें, जिनसे वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पा सकें। लेकिन जब वे अपने समुदाय में वापस आते हैं तो सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। 500 दुबली गायों वाला बुजुर्ग आज भी 100 तंदुरुस्त गायों वाले नौजवान से ज्यादा सम्मानित है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स और परंपरा की लड़ाई नहीं है, ये एक पीढ़ी का अपनी पहचान से संघर्ष भी है। लेकिन क्या इसे सिर्फ हट कहना सही है? हो सकता है कि उन्हें हमारे प्रॉफिटेबल यूज वाले इकोनॉमिक मॉडल पर भरोसा ही ना हो। ये भी एक पॉइंट है। शायद उनके लिए सोशल कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल से ज्यादा मायने रखती है। उनके लिए एक बड़ा झुंड सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं
बल्कि समाज में उनकी इज्जत, उनके रिश्तों का नेटवर्क और उनकी पहचान है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे सिर्फ हट के रूप में देखना एक तरफा होगा। यह अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने का एक प्रयास है। सही है। उनके लिए मवेशी एक इकोनॉमिक एसेट से कहीं ज्यादा है। वे उनकी आइडेंटिटी हैं, उनकी पूरी दुनिया है। उसे बदलने का मतलब है अपनी पूरी पहचान को बदलना, जो किसी भी समुदाय के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये कल्चर और कॉमर्स के बीच का वो क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है जो दुनिया भर में इंडिजिनस समुदायों को झेलना पड़ रहा है। तो ये थी मसाई लोगों और उनके मवेशियों के साथ उनके अनोखे रिश्ते की कहानी। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक समुदाय के लिए धन, समाज और जीवन का मतलब उन चीजों से बिल्कुल अलग हो सकता है जिन्हें हम नॉर्मल मानते हैं। उनकी दुनिया मवेशियों से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। एक ऐसा सिस्टम जो हजारों सालों से टिकाऊ रहा है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया के सामने एक बड़े सवालिया निशान के साथ खड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हाउसा के बसे हुए किसानों, सेटल कल्टिवेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है वो है उत्तरी नाइजीरिया के बाउची प्लेटो की। ठीक है। वहाँ के सवाना घास के मैदानों में रहने वाली हाउसा जनजाति, और इनकी आबादी कोई 60 लाख के करीब बताई गई है। ये बहुत बड़ी संख्या है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि ये लोग सैकड़ों सालों से सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में रह रहे हैं। और यही पहली चीज है जो उन्हें कई दूसरी अफ्रीकी जनजातियों से अलग करती है। सही बात है। जब हम जनजाति शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर एक अलग ही तस्वीर आती है, शायद खाना बदोश लोगों की। हाँ, या शिकार पर जो निर्भर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो तथ्य हैं वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। हाउसा समाज की जो बनावट है, उनका लाइफस्टाइल है, वो कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। ये सिर्फ गुजारे के लिए खेती नहीं कर रहे, ये एक पूरा समाज चला रहे हैं। एग्जैक्टली। आधा कस्बों और शहरों का जिक्र है। जैसे कानो शहर, कानो एक प्राचीन हाउसा शहर, और जानकारी के हिसाब से उस जमाने में उसकी आबादी थी 1,35,000। अरे वाह! ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। आज के हिसाब से भी ये भारत का एक अच्छा खासा टियर 2 शहर माना जाएगा। बिल्कुल। इस पर थोड़ा रुकते हैं। हाँ। 1,35,000 की आबादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा गांव था। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि शहर में हजारों लोग ऐसे थे जो खेती नहीं करते थे। जैसे शिल्पकार, लोहार, बुनकर, व्यापारी, सैनिक, पुजारी, शासक, एक पूरी नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन। और इन सब लोगों को जो खाना उगा नहीं रहे, उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी किसानों पर थी। ओहो। मतलब किसानों को अपने परिवार से कहीं ज्यादा अनाज उगाना पड़ता था। एक एग्रीकल्चरल सरप्लस है ना। एग्जैक्टली। एग्रीकल्चरल सरप्लस यही किसी भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की, एक जटिल समाज की नींव होती है। बिना सरप्लस के आप शहर नहीं बना सकते, आप सेना नहीं रख सकते, कला को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो ये कानो शहर का होना, ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि हाउसा लोगों की फार्मिंग न सिर्फ कामयाब थी बल्कि असाधारण रूप से प्रोडक्टिव थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो ऐसा कर कैसे रहे थे? हाँ, और यहीं से हमें उनके तरीकों के बारे में पता चलता है। और यहीं पे चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया कि ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते, जो मैंने सुना है कि उस इलाके में काफी आम था। मतलब वो जमीन का एक टुकड़ा इस्तेमाल करके जब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाए तो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाते। हाँ, वो यूज एंड थ्रो वाला तरीका नहीं था। उनका तरीका कहीं ज्यादा टिकाऊ था, ज्यादा सस्टेनेबल। तो क्या करते थे वो जमीन का एक टुकड़ा साफ करते थे और उस पर कई सालों तक खेती करते थे, लगातार। लेकिन वो जमीन की नब्ज को पहचानते थे। मतलब जैसे ही उन्हें लगता कि मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है, पैदावार घट रही है, तो वो उस खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देते थे। अच्छा। इसे फॉलो रखना कहते हैं। ये जमीन को जबरदस्ती निचोड़ने के बजाय उसे आराम देने की कला है। ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई एथलीट इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एक रिकवरी पीरियड लेता है। बिल्कुल। या जैसे हम लोग बहुत ज्यादा काम करने के बाद एक सैबैटिकल लेते हैं ताकि रिचार्ज हो सके। ये जमीन को एक तरह का ब्रेक दे रहे थे। हाँ, एक तरह का ब्रेक। हाँ, पर एक छोटा सा फर्क है। हमारे लिए सैबैटिकल एक चॉइस है, उनके लिए ये जिंदा रहने की एक जरूरी टेक्निक थी। सही बात है। उस खाली समय में वो जमीन को बस प्रकृति के हवाले कर देते थे। बारिश, हवा, धूप और जमीन के अंदर के जो करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं, वो अपना काम करते थे और मिट्टी में पोषक तत्व वापस भर देते थे। बिल्कुल। और जब जमीन फिर से तरोताजा हो जाती तो वो वापस आके उसी खेत पर फसल उगाते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही जमीन को
बार बार एक साइकिल में इस्तेमाल कर रहे थे। वो जमीन को एक ऐसे रिसोर्स की तरह देख रहे थे जिसे मैनेज करना है। यहाँ तक कि एक जगह लिखा है, इन दिस मैनर द हाउसर रोटेट देयर क्रॉप्स बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर क्या ये वाकई उतना आसान था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब उनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनके पास जमीन ज्यादा थी। इसका मतलब ये भी है कि उनके समाज में जमीन को लेकर एक कम्युनिटी लेवल की समझ थी। अच्छा, मतलब ये किसी एक किसान का फैसला नहीं हो सकता था? नहीं, आपको प्लान करना पड़ेगा कि इस साल कौन से खेत इस्तेमाल होंगे और कौन से खाली छोड़े जाएंगे। ये एक सामूहिक योजना, कम्युनिटी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। ये तो बहुत एडवांस सोच है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान सिर्फ अनुभव पर नहीं, बल्कि गहरी ऑब्जर्वेशन और फ्यूचर प्लानिंग पर आधारित था। वो जानते थे कि अगर आज जमीन का लालच किया तो कल वो बंजर हो जाएगी। कमाल है। तो ये जमीन को आराम देने की तकनीक तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इस बेहतरीन जमीन पर वो उगाते क्या थे? उनकी डाइट कैसी थी? उनकी डाइट काफी विविध और पौष्टिक लगती हैं। जो फसलें बताई गई हैं उनमें मक्का है, बाजरा है, गिनी कॉर्न, मूंगफली, केले और कई तरह की फलियां, बीन्स। ये तो एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइट लग रही है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, सब कुछ है। बिल्कुल। ये फूड सिक्योरिटी को लेकर उनकी जागरूकता को दिखाता है। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कपास और तंबाकू जैसी गैर खाद्य फसलें भी हैं, कॉटन एंड टबैको। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि जब आप सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़कर कुछ उगाते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। क्या मतलब? ये हमें उनकी इकोनॉमी की एक झलक देता है। कपास उगाना सिर्फ एक फसल उगाना नहीं है। तो इसका मतलब है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो रुई से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बुनते हैं, शायद उसे रंगते भी होंगे और फिर उसे बेचते हैं। अरे वाह, ये तो एक पूरी सप्लाई चेन की शुरुआत है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ गुजारे के स्तर पर नहीं थी, उसमें स्पेशलाइजेशन और ट्रेड भी शामिल था। तंबाकू भी एक कैश क्रॉप रही होगी। खेती के साथ साथ यहाँ पशुपालन का भी जिक्र है, गाय और बकरियों के झुंड। हाँ, दूध और मांस के लिए। लेकिन सोर्स ये जोर देकर कहता है कि पशुपालन एक सब्सिडरी काम था, मुख्य पेशा खेती ही था। क्यों? शायद जानवरों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो आय का मुख्य स्रोत बन सकें। लेकिन यहाँ एक और शानदार उदाहरण है कि उनका सिस्टम कितना इंटीग्रेटेड था। कैसे? जानवरों का सबसे बड़ा योगदान शायद दूध या मांस नहीं, बल्कि उनका गोबर था, मैन्योर। अच्छा, खाद के लिए? हाँ, वो इस गोबर का इस्तेमाल खेतों में खाद के तौर पर करते थे। अरे वाह, ये बात मुझे सीधे भारत के गांव की याद दिलाती है। मेरे अपने गांव में गोबर को काला सोना कहते हैं। बिल्कुल। ये देखकर हैरानी होती है कि हजारों किलोमीटर दूर एक अलग महाद्वीप पर वही सस्टेनेबल विजडम सदियों से चला आ रहा है। ये एक यूनिवर्सल फार्मिंग ट्रूथ जैसा लगता है ना? हाँ, मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होता। जानवर खेत से चारा खाते हैं और बदले में खेत को खाद देकर उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं। ये एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण है। बिना किसी फैंसी शब्द के आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। वो लोग इसे सदियों से जी रहे थे। और इसमें मुर्गी पालन, पोल्ट्री को भी जोड़ लीजिए तो अंडे और चिकन भी थे। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, लगभग हर चीज वो खुद ही पैदा कर रहे थे। ये आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत स्तर है। तो अब हमारे पास एक तस्वीर है, एक बड़ा व्यवस्थित समाज, उनके पास एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक है और वो तरह तरह की फसलें और जानवर पाल रहे हैं। लेकिन ये सब होता कैसे था? एक हाउसा किसान का साल कैसा बीतता होगा? मुझे लगता है कि सब कुछ मौसम के हिसाब से चलता होगा। हाँ, बिल्कुल। उनका पूरा कृषि वर्ष, द फार्मिंग ईयर, बारिश के चक्र से बंधा हुआ था। जैसे भारत में होता है। हाँ, नाइजीरिया में बारिश का मौसम मई से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। सालाना लगभग 40 इंच बारिश, जो ज्यादातर इन्हीं गर्मियों के महीनों में होती है। ये भारत के मॉनसून से बहुत मिलता जुलता है। तो पूरा कैलेंडर बारिश सेट करती थी। जैसे यहाँ लिखा है कि अप्रैल के अंत में जब पहली कुछ बारिश हो जाती थी और जमीन नरम पड़ जाती थी, तब बुवाई शुरू होती थी। मक्का, बाजरा, गिनी कॉर्न के बीज बोए जाते थे। फिर बारिश के मौसम में पौधे तेजी से बढ़ते थे। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही है, यहाँ निराई गुड़ाई का जिक्र है, जो पारंपरिक कुदाल, ट्रेडिशनल होज से की जाती थी। 1,35,000 लोगों के शहर को खिलाने के लिए ये कितना ज्यादा मेहनत भरा काम रहा होगा। ये एक बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि खेती में बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर लगता था। इसमें तो पूरा परिवार शामिल होता होगा। शायद पूरा समुदाय, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सब
ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये पूरे समुदाय की एक सामूहिक गतिविधि थी। और फिर सितंबर की शुरुआत में कटाई का मौसम। हाँ, जब बारिश कम हो जाती थी और ठंडी सूखी हवाएं चलने लगती थी, ये महीनों की मेहनत का फल पाने का समय था। और कटाई के बाद आराम नहीं, तैयारी शुरू हो जाती थी अगले साल की। किसान सूखी झाड़ियों को जला देते थे ताकि अगले साल के लिए खेत साफ हो सके। ये राख भी जमीन के लिए खाद का काम करती होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर। ये दिखाता है कि चक्र कभी रुकता नहीं था। एक फसल कटी नहीं कि अगली की तैयारी शुरू। लेकिन प्रकृति सिर्फ देती ही नहीं है, वो चुनौतियां भी पेश करती है। यहाँ हरमटन नाम की एक हवा का जिक्र है। हरमटन ये क्या है? ये सहारा रेगिस्तान की तरफ से आती है, बहुत ही सूखी और धूल भरी। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में गर्मियों में लू चलती है। बिल्कुल वैसा ही। यहाँ तक लिखा है कि ये हवा इतनी सूखी होती थी कि इससे आग लगने का खतरा भी रहता था। ओहो, तो इन किसानों को सिर्फ बारिश का इंतजार ही नहीं करना था, बल्कि ऐसी चरम मौसमी घटनाओं से भी निपटना था। एग्जैक्टली, ये उनके जीवन की सच्चाई थी। उन्हें बारिश के लिए आसमान की तरफ देखना होता था और हरमट्टन से अपनी फसलों और घरों को भी बचाना होता था। ये उनकी सहनशीलता, रेजिलियंस को दिखाता है। और उनके गहरे ज्ञान को भी। उनका ज्ञान सिर्फ ये नहीं था कि बीज कब बोना है, बल्कि ये भी था कि अलग अलग हवाओं का क्या मतलब है, मौसम कैसे बदलेगा और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है। ये एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट है। हाँ, तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि हाउसा समुदाय सिर्फ किसान नहीं थे। नहीं, वो एक तरह के इकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। उनका पूरा जीवन चक्र, उनकी उन्नत कृषि तकनीकें, उनका सामाजिक ढांचा, सब कुछ प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में चलता था। ये खेती से कहीं बढ़कर एक पूरा वे ऑफ लाइफ था। और ये सब उन्होंने बिना किसी आधुनिक ट्रैक्टर, केमिकल फर्टिलाइजर या सैटेलाइट से मिलने वाली मौसम की जानकारी के हासिल किया। ये सिर्फ पीढ़ियों के अनुभव, अवलोकन और उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा पर आधारित था। ये दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान कितना गहरा, वैज्ञानिक और प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सवाना के प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट्स और डेवलपमेंट पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए सवाना इतना अहम क्यों है। हाँ, क्योंकि देखिए दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खाने की जरूरतें बढ़ रही हैं। और हमारे पास जमीन तो लिमिटेड है। एग्जैक्टली। अब रेगिस्तान या बर्फीले टुंड्रा जैसे इलाकों में तो हम बड़े पैमाने पे खेती कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबकी नजरें सवाना पर हैं। राइट। और पोटेंशियल जबरदस्त है। यहाँ सालाना 30 इंच से ज्यादा बारिश होती है और तो बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। अच्छा। जो इसे ट्रॉपिकल क्रॉप्स के लिए एक बेहतरीन, मतलब एक आइडियल जगह बनाती है। तो यहाँ क्या क्या उगाया जा सकता है? सोर्सेज में कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाँ। जैसे सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न ब्राजील के जो पायनियर सेटलमेंट्स हैं, उन्होंने दिखाया है कि यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कितना बड़ा स्कोप है। हाँ, और फसलों की लिस्ट भी काफी लंबी है। कपास मतलब कॉटन, गन्ना यानी केन शुगर, कॉफी, पाम ऑयल। पाम ऑयल भी? हाँ, ऑयल पाम, मूंगफली और यहाँ तक के कई तरह के ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी। अरे वाह! सोचिए, एक ही क्लाइमेट जोन में इतनी वैरायटी। ये तो कमाल है। और इसमें ट्रॉपिकल क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सोर्सेज बताते हैं कि लेबर की कमी होने के बावजूद उन्होंने अपनी विशाल खाली जमीन को बहुत सफलतापूर्वक डेवलप किया है। एग्जैक्टली। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका के जो नए नए आजाद हुए देश है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, मलावी, हाँ, ये सब भी बड़े पैमाने पर कॉटन और सिसल हेम्प उगा रहे हैं। अच्छा। ये दोनों फसलें सवाना की परिस्थितियों में खूब फलती फूलती हैं। वेस्ट अफ्रीका का भी जिक्र है, जहां मूंगफली, पाम ऑयल और कोको की कमर्शियल फार्मिंग धीरे धीरे सवाना के इलाकों में फैल रही है। हाँ, फैल तो रही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन देशों को अपनी फॉरेन अर्निंग्स बढ़ाने के लिए ड्रॉट रेजिस्टेंट यानी सूखे को झेलने वाली किस्मों को अपनाना होगा। बिल्कुल, ये एक जरूरी कदम है। और एक और बात, सवाना के जो थोड़े ठंडे ऊंचाई वाले इलाके हैं, हाँ, वहाँ टेम्परेट क्रॉप्स यानी जो आमतौर पर ठंडे मौसम में उगती हैं, वो भी सफलतापूर्वक उगाई गई हैं। सच में? हाँ, ये सवाना की वर्सिटिलिटी को दिखाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर सब इतना ही अच्छा है तो फिर मुश्किलें क्या हैं? जाहिर है सवाना में खेती करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती तो ड्रॉट्स यानी सूखा है ना? सही कहा।
यहाँ की बारिश बहुत अनरिलायबल है। कब होगी, कितनी होगी, कोई भरोसा नहीं। अच्छा। इसलिए सूखे लंबे और बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और अगर सही उपाय नहीं किए गए तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं, जिसका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता। तो उपाय क्या हैं? सोर्स के मुताबिक सिंचाई मतलब इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था, हाँ, बेहतर किस्म के बीज और साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एक और बड़ी समस्या मिट्टी से जुड़ी है। मिट्टी से? हाँ, सूडान क्लाइमेट में जो ये दो अलग अलग मौसम होते हैं, एक गीला और एक सूखा, ये मिट्टी की उर्वरता, उसकी फर्टिलिटी को तेजी से खत्म करते हैं। वो कैसे? बारिश के मौसम में जब जोरदार बारिश होती है तो मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और पोटैश पानी में घुलकर बह जाते हैं। ओह, इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग, ठीक है। फिर जब सूखा मौसम आता है तो तेज गर्मी और इवेपोरेशन की वजह से मिट्टी का सारा पानी, सारा मॉइस्चर उड़ जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होती है खराब लैटेरिटिक सॉइल्स, लैटराइट मिट्टी, जो अच्छी फसलें उगाने में सक्षम नहीं होती। अच्छा। सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। नियमित रूप से खाद डालना, मैन्योरिंग, खरपतवार निकालना, वीडिंग और सावधानी से देखभाल के बिना पैदावार का गिरना तय है। बिल्कुल तय है। चलिए, खेती से आगे बढ़कर पशुपालन मतलब कैटल रेयरिंग पर बात करते हैं। सवाना को प्राकृतिक चारागाह या नेचुरल कैटल कंट्री भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। यहाँ के कई मूल निवासी असल में चरवाहे हैं, हर्ड्समैन और पैस्टोरलिस्ट्स। हाँ, यहाँ बड़ी संख्या में मवेशी पाले जाते हैं। वो यहाँ की लंबी घास और झाड़ियों को खाकर पलते हैं और लोगों को उनसे दूध, खून और मांस मिलता है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. सब ठीक लगने के बावजूद यहाँ भी एक समस्या है। क्या? यहाँ की जो देसी जेबू गाय है, जेबू कैटल, वो दुबली पतली होती हैं और उनसे दूध या मांस बहुत कम मिलता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक और बड़ी समस्या है बीमारियां। बीमारियां? कैसी बीमारियां? जैसे निंद्रा, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ये बीमारी टिट्सी फ्लाई नाम की एक मक्खी से फैलती है। ओह। और ये मवेशियों के लिए जानलेवा है। इन्हीं सब कारणों से इन घास के मैदानों से बीफ या दूध का एक्सपोर्ट अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्या किया जा सकता है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, समाधान है क्रॉस ब्रीडिंग में। क्रॉस ब्रीडिंग? हाँ, टेम्परेट क्लाइमेट की बेहतर नस्लों जैसे इंग्लिश शॉर्ट हॉर्न, फ्रेशियन या गुरनंजी को यहाँ की ज़ीबू गाय के साथ क्रॉस कराने की जरूरत है। अच्छा, और इसका कोई सफल उदाहरण है? बिल्कुल है। ट्रॉपिकल क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने यही किया है। वही ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल फिर से। हाँ, और आज वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कैटल प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है। वो मांस और दूध दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सफलता हर जगह नहीं मिली है। साउथ अमेरिका के कैंपोज और लीनोज में सदियों से कैटल रैंचिंग हो रही है, पर वहां ज्यादा प्रगति नहीं हुई। ऐसा क्यों? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वहां की घास की क्वालिटी अच्छी नहीं है। घास की क्वालिटी, हाँ, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि पशु प्रजनन, कैटल ब्रीडिंग और बीमारियों पर नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। और अफ्रीका में एक कल्चरल एंगल भी है ना? है। जैसे मसाई समुदाय के लोग, वो मवेशियों को सिर्फ मांस के लिए नहीं बल्कि एक प्रेस्टीज एनिमल, हाँ, एक इज्जत और शान के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। मतलब जिसके पास ज्यादा गायें वो ज्यादा अमीर, वो उतना बड़ा आदमी। हाँ। और ये रवैया कैटल इंडस्ट्री के कमर्शलाइजेशन यानी उसे एक व्यापार बनाने की राह में एक बड़ी मुश्किल पैदा करता है। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक कृषि क्षेत्र के रूप में सवाना भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद जगाता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 17, the Savannah or Sudan Climate of Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leong. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.